ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। 23 मई 1981 में स्पेन में हुई एक बैंक रॉबरी ने पूरे देश को 37 घंटों तक दहशत में डाल दिया था। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे स्पेन को हिलाकर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है जब हथियारों से लैस कुछ रॉबर्स अचानक एक बैंक के अंदर घुस आए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक एक्सपीरियंस बैंक एम्प्लॉय ने खतरे को भाप लिया और रॉबर्स के उसे पकड़ने से पहले ही अलार्म का बटन दबा दिया। अलार्म बजते ही कुछ ही मिनटों में बैंक के बाहर पुलिस की बहुत सी कार्स पहुंच गई, लेकिन रॉबर्ट्स बिल्कुल भी नहीं घबराते। उनमें से एक आराम से विंडो के पास गया और पुलिस की कार्स पर गोलियां चलाकर वार्निंग दी कि कोई भी होशियारी करने की कोशिश ना करे। थोड़ी देर में और भी पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई। सबसे पहले वहां आसपास जमा हुए लोगों को हटाया जाता है और पूरे इलाके को ब्लॉक किया जाता है, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि मामला लंबा चलने वाला है। बैंक के अंदर करीब 300 हॉस्टेजेस मौजूद थे और उनकी जान पूरी तरह रॉबर्ट्स के हाथों में थी। अगर पुलिस उनकी मांगे पूरी नहीं करती तो वो एक एक करके हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर देते। ये रॉबर्ट्स पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्हें डर था कि कहीं पुलिस विंडो के रास्ते अंदर घुसने की कोशिश ना करे, इसीलिए उन्होंने हॉस्टेजेस को बैंक की अलग अलग विंडो के सामने खड़ा कर दिया ताकि पुलिस किसी भी तरह का हमला करने से पहले कई बार सोचे। इसके बाद गैंग का लीडर अपने आदमियों को हॉल में अलग अलग जगह पर तैनात करता है। फिर वो अपने सबसे भरोसेमंद साथी के साथ बैंक की वॉल्ट की तरफ गया। वॉल्ट खोलने के बाद वो वहां के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स से एक लेटर निकालता है। असल में यही इस पूरी रॉबरी का पहला और सबसे जरूरी मकसद था। उधर बार्सिलोना में एक न्यूज़पेपर ऑफिस की हॉटलाइन लगातार बज रही थी। रिपोर्टर मेडेर जब फोन उठाती है तो दूसरी तरफ एक अनजान औरत उसे बैंक रॉबरी की खबर देती है और साथ ही ये भी बताती है कि बैंक के पास बने फोन बूथ में कुछ ऐसा रखा है जिसे उसे तुरंत देखना चाहिए। ये सुनते ही मेडेर अपने फोटोग्राफर बर्नार्डो के साथ वहां पहुंच गई। उस समय पूरे इलाके में मार्शल लॉ जैसा माहौल था। आम लोगों का अंदर जाना मना था, लेकिन बर्नार्डो एक सीनियर फोटोग्राफर था और कई पुलिस ऑफिसर उसे पहचानते थे। इसी वजह से दोनों किसी तरह अंदर पहुंच गए। मेडर फोन बूथ में जाकर देखती है तो वहां सचमुच एक एनवलप रखा होता है। ये एनवलप रॉबर्ट्स ने ही वहां छोड़ा था। उसके अंदर उनकी सभी कंडीशंस लिखी हुई थी। लेटर पढ़कर साफ हो जाता है कि ये कोई मामूली बैंक रॉबरी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा छुपा हुआ है। मेडर वो एनवलप वहां मौजूद ऑपरेशन के इंचार्ज कमिश्नर पाको को सौंपती है। पाको भी लेटर पढ़कर हैरान हो गया था। रॉबर्ट्स की सबसे बड़ी मांग थी कि टगेरो नाम के एक आदमी को तुरंत रिहा किया जाए। टगेरो वही कर्नल था जिसने 3 महीने पहले मौजूदा सरकार को हटाने मतलब तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। उन लोगों ने हथियारों के सहारे पार्लियामेंट पर कब्जा करने की कोशिश की। हालांकि उनका प्लान बस 18 घंटे ही चल पाया और पूरी तरह नाकाम हो गया। इसके बाद टगेरो और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वही टगेरो इस रॉबरी का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका था। इससे पुलिस को शक होने लगा कि शायद ये सभी रॉबर उसी कर्नल टगेरो के फॉलोवर है और पूरी घटना के पीछे सिर्फ पैसे नहीं बल्कि पॉलिटिकल मिशन भी छुपा हुआ है। कमिश्नर पाको इस मामले को बहुत अच्छे से संभालना चाहता था, इसीलिए उसने एनवलप अपने पास रख लिया और मेडेर और बर्नार्डो से कहा कि फिलहाल इस खबर को पूरी तरह सीक्रेट रखा जाए। मेडर ने उससे वादा तो कर लिया, लेकिन बर्नार्डो का मानना था कि एक जर्नलिस्ट के लिए इससे बड़ी न्यूज कोई हो ही नहीं सकती। अगर उन्होंने इसे पब्लिश नहीं किया तो कोई दूसरा न्यूज़पेपर ये खबर सबसे पहले छाप देगा। अब मेडेर काफी देर तक कंफ्यूज थी, लेकिन आखिरकार वो पाको का भरोसा नहीं तोड़ती और पूरी बात सीक्रेट रखने का फैसला करती है। इधर पाको रॉबर्ट्स का लेटर अपने सीनियर ऑफिसर के पास लेकर गया। पूरे बैंक में करीब 300 हॉस्टेजेस थे और उनकी सेफ्टी सबसे जरूरी थी। अगर रॉबर्ट्स जरा भी भड़क गए तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती थी। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर को भी पूरी जानकारी दे दी गई। उन्हें बताया गया कि रॉबर्ट्स बस कर्नल टगेरो को नहीं बल्कि उसके साथ शामिल 4 बड़े कमांडर्स की भी रिहाई चाहते हैं। उनकी मांग थी कि उन चारों को रिहा करके तुरंत एक प्लेन से अर्जेंटीना भेज दिया जाए। अगर 72 घंटों के अंदर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो सबसे पहले 10 हॉस्टेजेस को मारेंगे। उसके बाद हर अगले घंटे में 5 और लोगों को मारा जाएगा। इतना ही नहीं, अगर पुलिस ने बैंक के अंदर घुसने की कोशिश की तो पहले से लगाए गए बम को भी उड़ा दिया जाएगा और अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। कुछ देर बाद पाको फिर से बैंक के बाहर पहुंचा। मेडर उसे देखकर पूछने की कोशिश करती है कि क्या रॉबर्ट्स में सिविल गार्ड के लोग भी शामिल है, लेकिन पाको कोई जानकारी नहीं देना चाहता। इसीलिए एहतियात के तौर पर वो
मेडेर और बर्नांडो दोनों को डिटेन करवा देता है। बर्नांडो इस बात से बहुत नाराज हुआ। उसे लगता है कि पाको पर भरोसा करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब उनके पास कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी भी नहीं बची और ऊपर से वो खुद पुलिस की कस्टडी में थे। लेकिन पुलिस फोर्स की कमी होने की वजह से उन पर नजर रखने वाला वहाँ कोई नहीं था। तभी इस मौके का फायदा उठाकर मेडेर चुपचाप गाड़ी का डोर खोलती है और बर्नांडो के साथ वहाँ से निकल जाती है। उधर पाको रॉबर्ट से बातचीत शुरू करता है। वो कहता है कि उनकी मांगे इतनी जल्दी पूरी करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अगर वो अपनी तरफ से थोड़ी अच्छाई दिखाकर बूढ़े, बीमार और कमजोर हॉस्टेजेस को छोड़ दे तो बातचीत आसानी से आगे बढ़ सकती है। लेकिन रॉबर्ट्स भी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने साफ बोल दिया कि उन्हें 50 हॉस्टेजेस के बदले खाना और सिगरेट चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग रखी कि सामान रेड क्रॉस मतलब स्पेन में उस समय चलने वाली ह्यूमैनिटेरियन एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए भेजा जाए और एम्बुलेंस भी वहां मौजूद रहे। अगर पुलिस ने इस दौरान अंदर घुसने की कोशिश की तो वो तुरंत फायरिंग शुरू कर देगी। इस बीच गैंग लीडर की गर्लफ्रेंड भी बैंक के पास मौजूद थी। वो राह चलते लोगों से पूछती है कि क्या किसी को रॉबरी का असली मकसद पता है, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं होता। तब उसे समझ में आ जाता है कि उसने जो नोट फोन बूथ में छोड़ा था वो मीडिया तक नहीं पहुंचा। रॉबर्ट्स की असली वजह लोगों को पता नहीं चली। अब रॉबर्ट्स क्यों चाहते हैं कि उनकी मांगे आम लोगों को पता चले, ये हमें आगे पता चलेगा। अब लोगों को रॉबरी की असली वजह पता चले कि रॉबर कर्नल टेगरो को छुड़ाना चाहते हैं, इसीलिए वो नेशनल रेडियो स्टेशन पर फोन करके रॉबर्ट्स की मांगे बता देती है। उधर बैंक के अंदर पहले 50 हॉस्टेजेस को छोड़ने की तैयारी शुरू हो गई। सबसे पहले औरतें, बूढ़े और अपाहिज लोगों को सेलेक्ट किया जाना था, लेकिन अचानक बहुत से लोग खुद को बीमार बताने लगे। ऐसे में असली और नकली मरीजों की पहचान करना मुश्किल हो गया। तभी एक रॉबर भीड़ में से एक जवान लड़के को पकड़ता है और उसके पैर पर शूट कर देता है। इस हरकत से पूरे बैंक में दहशत फैल गई। जो लोग कुछ देर पहले खुद को बीमार बता रहे थे वो डर के मारे तुरंत चुप हो गए। अब उसी समय रेड क्रॉस का डिलीवरी स्टाफ भी फूड लेकर बैंक के बाहर पहुंच गया। अब गैंग लीडर हालात का जायजा लेने के लिए एक हॉस्टेजेस के साथ बाहर जाने वाला था। तब बैंक का प्रेसिडेंट खुद उसके साथ चलने के लिए तैयार होता है। जैसे ही दोनों बाहर निकले, चारों तरफ पुलिस की बहुत सारी गन्स उनकी तरफ तनी हुई थी, लेकिन किसी में भी गोली चलाने की हिम्मत नहीं होती। लीडर चारों तरफ नजर दौड़ाकर वहां तैनात पुलिस फोर्स की गिनती करता है। इसके बाद वो अपने आदमियों को इशारा करता है। फिर समझौते के मुताबिक 50 हॉस्टेजेस को छोड़ा जाता है। इसी दौरान अचानक रेडियो पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। तब पूरे देश को बताया जाता है कि रॉबर्ट्स ने हॉस्टेजेस को इसीलिए बंधक बनाया ताकि कर्नल टेगेरो को रिहा कराया जा सके। अब ये खबर फैलते ही बार्सिलोना में टेगेरो के फॉलोवर सड़क पर उतर आए। वो रॉबर्ट्स का सपोर्ट करते हुए गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते बैंक के बाहर मौजूद फॉलोवर्स पुलिस बैरिकेड्स पर हमला करने लगे और पूरा माहौल पहले से भी ज्यादा बिगड़ गया। बैंक के बाहर के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। प्रोटेस्टर को पुलिस बार बार पीछे धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पुलिस की लाठियां उनके सिर तक फोड़ देती है, लेकिन फिर भी वो प्रोटेस्ट करना नहीं छोड़ते। तब मेडेर और बर्नांडो को पता चला कि जिस खबर को वो इतने समय से सीक्रेट रखे हुए थे वो अब पूरे देश में फैल चुकी है। दोनों को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन कमिश्नर पाको ने ही लीक की है। गुस्से में मेडेर सीधा पाको के पास पहुंची और उससे जवाब मांगने लगी, लेकिन उस समय पाको के पास उसे समझाने का समय नहीं था। वो सिर्फ अपना बिजनेस कार्ड उसे देकर कहता है कि कुछ घंटों बाद फोन करना, तब उसे पूरी सच्चाई खुद पता चल जाएगी। उधर आर्मी का एक सीनियर ऑफिसर भी मौके पर पहुंचा। वो पाको और गैंग लीडर के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनता है। वो सुनते ही उसे एहसास हुआ कि ये आवाज उसने पहले भी कहीं सुनी है। उसे शक होता है कि गैंग का लीडर शायद विलेंटे नाम का एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है, जिसने 23 फरवरी वाले दिन तख्ता पलट में कर्नल टेगेरो का साथ दिया था। लेकिन वो कोशिश नाकाम होने के बाद विलेंटे अचानक गायब हो गया। अब अगर इस रॉबरी में सचमुच मिलिट्री का कोई आदमी शामिल था तो मामला सिर्फ पुलिस के दायरे का नहीं रह जाता। ऐसे केस में इन्वेस्टिगेशन और भी मुश्किल हो सकती थी। कुछ ही देर बाद प्राइम मिनिस्टर सिविल गार्ड के जनरल पेजेरो को खुद ऑपरेशन संभालने के ऑर्डर देते हैं। अब पूरा मामला ऊपर तक पहुंच गया था। दूसरी तरफ बैंक के अंदर रॉबर्ट्स अपनी कामयाबी से बहुत खुश थे। वॉल्ट में रखा लगभग 800 मिलियन का कैश देखकर उनकी आंखें चमक उठी थी। इतनी बड़ी रकम के साथ वो पूरी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने थी। बैंक को पुलिस ने पूरी तरह से घेर लिया था। इसीलिए गैंग लीडर रूबियो पहले से बनाए गए अपने स्केप प्लान पर काम शुरू करवाता है। उसका प्लान था कि बैंक के बेसमेंट से सीवर लाइन तक एक रास्ता बनाया जाए और फिर उसी रास्ते से सारा कैश लेकर बाहर निकला जाए। और हैरानी की बात तो ये थी कि रूबियो को कर्नल टेगेरो की रिहाई की ज्यादा चिंता नहीं होती। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका असली मकसद कुछ और ही है। उधर मेडेर
और बर्नांडो निराश होकर न्यूज़पेपर ऑफिस लौटे। अब रॉबरी की खबर कोई ब्रेकिंग न्यूज जैसी नहीं रह गई थी, क्योंकि पूरा देश उसके बारे में जान चुका था। कुछ देर बाद दोनों फिर से बैंक के पास पहुंचे। वहाँ वो देखते हैं कि भारी हथियारों के साथ सोल्जर तैनात किए जा रहे हैं। माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी समय एक बड़ा मिलिट्री एक्शन शुरू होने वाला है। इसी दौरान पाको हॉस्पिटल पहुंचा, जहां अभी अभी छुड़ाए गए घायल हॉस्टेजेस का इलाज हो रहा था। उनमें से एक लड़का जिसे रूबियो ने पैर में गोली मारी थी, वो बताता है कि गैंग का लीडर खुद को नंबर 1 बुलाता था और बाकी सभी रॉबर भी एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि नंबर से बुलाते थे। दूसरे हॉस्टेजेस से पूछताछ करने पर पाको को कुछ और जरूरी बातें पता चली। रॉबर्ट्स के पास पुराने हथियार थे जो स्पेन पुलिस इस्तेमाल नहीं करती। इतना ही नहीं, उनके लीडर ने क्यूबन स्टाइल के छोटे हाई हील बूट पहन रखे थे। इन छोटी छोटी बातों से पाको के दिमाग में कई नए सवाल पैदा होने लगे। उसे लगने लगा कि मामला शायद वैसा नहीं जैसा बाहर से दिखाई दे रहा है। इसी दौरान उसकी नजर मेडर पर गई, जो हॉस्पिटल में भी न्यूज जुटाने पहुंच गई थी। पाको चाहता तो उसे वहां से भगा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उल्टा जब मेडर ने उससे इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछा तो उसने अपनी पूरी थ्योरी उसके सामने रख दी। पाको का मानना था कि कर्नल टेगेरो की रिहाई की मांग करना सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए था। असल में रॉबर्ट्स को टाइम चाहिए था ताकि वो आराम से वर्ल्ड का सारा पैसा निकाल सके और भागने की तैयारी पूरी कर सके। इसीलिए उन्होंने कर्नल टेगेरो को छोड़ने की मांग की और आम लोगों को इस बारे में बताया ताकि पुलिस और अथॉरिटीज डिस्ट्रैक्ट हो जाए। पाको कहता है कि उसे पुलिस सर्विस में 20 साल हो चुके हैं। इतने एक्सपीरियंस के बाद वो किसी भी इंसान के कपड़े, जूते और चलने के तरीके से बहुत कुछ समझ सकता है। उसकी नजर में ये लोग किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं बल्कि प्रोफेशनल बैंक रॉबर्स है। फिर मेडर ये सारी बातें बर्नांडो को बताती है, लेकिन बर्नांडो को पाको की थ्योरी पर ज्यादा भरोसा नहीं होता। फिर भी वो चाहता था कि ये जानकारी न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ तक पहुंचाई जाए, क्योंकि ऐसी खबर फ्रंट पेज की सबसे बड़ी हेडलाइन बन सकती है। लेकिन मेडर अपने असूलों पर अड़ी रही। उसका मानना था कि पक्के सबूतों के बिना कोई भी खबर पब्लिश नहीं की जानी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले हर एंगल से जांच करना जरूरी था। इसीलिए दोनों वापस बैंक की तरफ लौटे। तभी बैंक के पास उनकी मुलाकात एक दूसरे रिपोर्टर से हुई। वो बताता है कि पूरे शहर में अफवाह फैल चुकी है कि रॉबरी का लीडर सिविल गार्ड का कैप्टन विलेंटे है। इतने में न्यूज़पेपर की एडिटर इन चीफ इजाबेल वहां पहुंची। वो मेडर और बर्नांडो पर नाराज हो रही थी। उसे लगता है कि दोनों इतने बड़े मामले की जानकारी जानबूझकर न्यूज़पेपर से छुपा रहे हैं। अपनी नौकरी बचाने के लिए मेडर को अब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन इजाबेल को बतानी पड़ी। फिर वो साफ कहती है कि अभी तक मिले सबूत किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए काफी नहीं है, इसीलिए जल्दबाजी में कुछ भी छापना ठीक नहीं होगा। तब इजाबेल मजबूरी में उसकी बात मान लेती है और आगे जांच जारी रखने की परमिशन दे देती है। अब तक रॉबरी को 8 घंटे बीत चुके थे। दूसरी तरफ बैंक के अंदर रॉबर्ट्स अपनी सबसे बड़ी परेशानी से जूझ रहे थे। दरअसल बेसमेंट से सीवर तक रास्ता बनाने के लिए वो लगातार दीवार तोड़ रहे थे। ब्लूप्रिंट के मुताबिक वहाँ सीमेंट की वॉल होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही दीवार टूटी उसके पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान निकली। इतनी बड़ी चट्टान देखकर सभी रॉबर्ट्स के होश उड़ गए। रूबियो बेचैन होने लगा। वो अपने आदमियों पर प्रेशर डालता है कि किसी भी हालत में जल्द से जल्द रास्ता बनाया जाए। उसे डर था कि अगर पुलिस उनका असली प्लान समझ गई तो वो कभी भी बचकर नहीं निकल पाएंगे और उन्हें कम से कम 30 साल की जेल होगी। उधर बाहर जनरल पेजेरो अपनी पूरी टीम के साथ ऑपरेशन की कमांड संभालता है। पहले से फैली अफवाहों की वजह से बर्नांडो को अब और भी यकीन होने लगा कि शायद सचमुच किसी सिविल गार्ड ऑफिसर का इस रॉबरी से कनेक्शन है। इसी बीच पाको जनरल पेजेरो को अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन समझाता है। उसके मुताबिक रॉबर्ट्स एक दूसरे को सिर्फ नंबर से बुलाते हैं और उनके हथियार भी पुराने हैं और उनके कपड़े भी किसी मिलिट्री यूनिट जैसे नहीं है। अगर सच में कोई ट्रेन मिलिट्री ग्रुप होता तो उनका तरीका बिल्कुल अलग होता। पाको आगे समझाता है कि टगेरो की रिहाई वाला लेटर सिर्फ एक चाल थी। अगर उनका असली मकसद गवर्नमेंट पर दबाव बनाना होता तो वो किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग या पार्लियामेंट पर कब्जा करते। उसका असर कहीं ज्यादा होता, लेकिन उन्होंने बैंक चुना, जिससे साफ जाहिर होता है कि उनका असली मकसद सिर्फ पैसा चुराना है। पाको की बात सुनकर वहाँ मौजूद कई ऑफिसर उसकी बात से सहमत थे, लेकिन जनरल पेजेरो उसकी पूरी थ्योरी को ही इग्नोर कर देता है। उसके मुताबिक पाको बस अंदाजा लगा रहा था। जनरल बताता है कि उसकी खुद गैंग लीडर से बातचीत हो चुकी है और उसने कर्नल टेगेरो से भी कांटेक्ट किया था। इसीलिए उसे लगता है कि मामला पाको की सोच से कहीं ज्यादा सीरियस है। उधर मेडर और बर्नांडो अभी भी बैंक के बाहर नई जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे थे। काफी देर तक कुछ हाथ न लगने पर दोनों एक पास के रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। फिर जैसे ही दोनों वहां बैठे उनकी नजर मेयर और जनरल पेजेरो पर पड़ी, जो उसी रेस्टोरेंट में एक प्राइवेट मीटिंग के लिए पहुंचे थे। मेडर
तुरंत बाथरूम जाने का बहाना बनाकर अंदर चली गई और वहां बने वेंट के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। इसी समय बैंक के अंदर रॉबर्ट्स की मुश्किलें और बढ़ गई। चट्टान को तोड़ने की कोशिश करते हुए उनकी ड्रिल मशीन की बीट ही टूट गई। घंटों की मेहनत के बाद भी चट्टान अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती। अब रूबियो को समझ में आने लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि जिस ब्लूप्रिंट के जरिए उसने पूरा प्लान बनाया था वो ब्लूप्रिंट ही नकली था। ये सच सामने आते ही गैंग के कई मेंबर गुस्से में आ गए। वो लोग अपनी नौकरियां छोड़कर इस रॉबरी में शामिल हुए थे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि उनका लीडर उन्हें गलत रास्ते पर ले आया। इसी बात को लेकर गैंग के अंदर बहस शुरू हो गई। तभी अचानक बैंक का फोन फिर से बजने लगा। दूसरी तरफ बैंक का प्रेसिडेंट था, लेकिन इस बार उसका सवाल पैसों से जुड़ा हुआ था। वो जानना चाहता था कि इस समय सेंट्रल बैंक के वॉल्ट में कितना पैसा मौजूद है। ये सुनते ही रूबियो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो फोन पर ही धमकी देते हुए कहता है कि उसके कब्जे में अभी भी करीब 200 हॉस्टेजेस है, इसीलिए किसी को भी ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बैंक का पैसा वापस मिलेगा। इसके तुरंत बाद रूबियो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि वॉल्ट में रखा पूरा कैश बाहर हॉल में लाकर जमा कर दे। फिर वो जनरल पेजेरो से कांटेक्ट करके नई डिमांड रखता है। उसकी मांग थी कि उनके लिए तुरंत एक प्लेन तैयार किया जाए ताकि वो देश छोड़कर जा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो 800 मिलियंस के पूरे कैश को आग लगा देगा। इतना ही नहीं, सभी हॉस्टेजेस को भी मार देगा और पूरे बैंक की बिल्डिंग को बम से उड़ा देगा। अब तक साफ हो चुका था कि लगातार बढ़ते प्रेशर की वजह से रूबियो अपना आपा खोने लगा है। दूसरी तरफ कमिश्नर पाको की इन्वेस्टिगेशन भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। तभी उसका एक इन्फॉर्मर मिलने आता है। वो बताता है कि सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान उसने एक छोटे से बार में ओनर को एक आदमी के बारे में बात करते हुए सुना था। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो रॉबर्ट्स के लीडर को अच्छी तरह जानता है। ये सुनते ही पाको अपनी टीम के साथ तुरंत उस बार में पहुंचा और ओनर को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर आया। पूछताछ के दौरान ओनर बताता है कि उसे उस आदमी का असली नाम नहीं पता। वो बस इतना जानता था कि वो अक्सर उसके बार में शराब पीने आता था। ज्यादातर समय उसके साथ एक भूरे बालों वाली लड़की रहती थी। दोनों हमेशा बहुत खुश नजर आते थे, इसीलिए उसे लगता था कि शायद वो कपल है। इसके बाद पाको उसे बहुत सारे सस्पेक्ट की फोटो दिखाता है, लेकिन काफी देर तक देखने के बावजूद ओनर किसी को भी पहचान नहीं पाता। मजबूरी में पाको उसे छोड़ देता है, लेकिन पाको को उसके हाव भाव देखकर महसूस हुआ था कि वो जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है, इसीलिए वो अपने लोगों को उस पर नजर रखने कहता है। उधर बैंक के अंदर अब रॉबर्ट्स को भी लगने लगा था कि उनका पूरा प्लान नाकाम हो रहा है। सीवर वाला रास्ता बन नहीं पाया और बाहर मिलिट्री का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अब गैंग के अंदर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि पुलिस से सीधी लड़ाई करना सुसाइड होगा, इसीलिए बेहतर होगा कि वो सरेंडर कर दे और जो भी सजा मिले उसे एक्सेप्ट कर ले। उसका मानना था कि अगर स्पेशल फोर्स ने बम के साथ हमला किया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन लंबी बातचीत के बाद सभी इस नतीजे पर पहुंचे कि इतने बड़े रिस्क के बाद वो खाली हाथ तो वापस नहीं जाएंगे। उनके पास अभी भी लगभग 200 हॉस्टेजेस थे और उन्हें भरोसा था कि गवर्नमेंट उनकी वजह से जल्दबाजी में हमला नहीं करेगी। इसी दौरान मिलिट्री हेडक्वार्टर में भी लगातार बैठकें चल रही थी। ऑफिसर्स ने सीवर के रास्ते बैंक में घुसने का प्लान बनाया था, लेकिन जब स्पेशल फोर्स अंदर पहुंचे तो उन्हें भी वहां वही बड़ी चट्टान मिली जिसने रॉबर्ट्स का रास्ता रोक रखा है। अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि रॉबर्ट्स बाहर नहीं निकल सकते और मिलिट्री अंदर नहीं जा सकती। इसीलिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि रूफ के जरिए बैंक में एंट्री की जाए, ऊपर की मंजिलों को सेव किया जाए और फिर धीरे धीरे नीचे उतरकर रॉबर्ट्स को घेरा जाए। लेकिन जनरल पेजोरे की सोच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उसका मानना था कि सीधे अंदर घुसकर रॉबर्ट्स को खत्म कर देना चाहिए। उसके हिसाब से इससे फ्यूचर के क्रिमिनल्स को भी मिलिट्री की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। हालांकि प्राइम मिनिस्टर इस प्लान से सहमत नहीं थे। उनकी पहली प्रायोरिटी सभी हॉस्टेजेस की जान बचानी थी। तभी नया अपॉइंट हुआ इंटेलिजेंस का डायरेक्टर ब्लैंको एक अलग प्लान बताता है। उसका सजेशन था कि फिलहाल रॉबर्ट्स की मांगे मान ली जाए, उन्हें हॉस्टेजेस के साथ एयरपोर्ट तक जाने दिया जाए। फिर जैसे ही हॉस्टेजेस को प्लेन से उतारा जाएगा उसी समय स्पेशल फोर्स हमला कर देगी। अब मौजूदा हालात में यही सबसे सेफ ऑप्शन लग रहा था। अब बैंक रॉबरी को पूरा एक दिन बीत चुका था। बैंक के अंदर मौजूद हॉस्टेजेस की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। डर, थकान और तनाव की वजह से कई लोगों का मेंटल ब्रेकडाउन होने लगा था। इसी दौरान बैंक डायरेक्टर हिम्मत करके रूबियो से एक रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम उसे अपने परिवार को फोन करके ये बताने दे कि वो ठीक है। आमतौर पर किसी भी हॉस्टेज सिचुएशन में रॉबर्ट्स ऐसी परमिशन नहीं देते, लेकिन सभी को हैरानी हुई क्योंकि रूबियो ने तुरंत उसकी बात मान ली। इतना ही नहीं, वो सिर्फ डायरेक्टर को नहीं बल्कि
बाकी हॉस्टेजेस को भी अपने परिवार से बात करने देते हैं। इस घटना से एक बात तो साफ हो गई थी कि रॉबर्स किसी की जान नहीं लेना चाहते। उनका असली मकसद बातचीत के जरिए अपना रास्ता निकालना है। उधर पाको लगातार पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहा था, तब उसे पुरानी बैंक रॉबरीज में कुछ अजीब सी सिमिलैरिटीज दिखाई दी। लगभग हर केस में रॉबर्ट्स ने क्यूबन हील्स वाले बूट पहने थे, चेहरे पर हुड लगाए थे और तंबाकू पीने के शौकीन थे। इसी दौरान बार ओनर पर नजर रख रही टीम एक बड़ी जानकारी लेकर आई। उन्हें पता चला कि जिसे सभी बार ओनर समझ रहे थे वो असली ओनर था ही नहीं। बार के असली मालिक का नाम मैनुअल है। वो पहले इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में ब्लैंको के अंडर एजेंट रह चुका था। ब्लैंको याद है आपको, वही इंटेलिजेंस डायरेक्टर जिसने पीएम को रॉबर्ट्स को एयरपोर्ट पर पकड़ने की सलाह दी थी। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि बैंक रॉबरी के दौरान मैनुअल भी अंदर मौजूद था, लेकिन शुरुआती 50 हॉस्टेजेस को जब छोड़ा गया उनमें से एक मैनुअल भी था। दूसरी तरफ मैनुअल मैड्रिड पहुंचा, जहां वो इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ब्लैंको को एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट देता है। ये वही डॉक्यूमेंट था जिसे रॉबर्ट्स ने बैंक के अंदर जाने के बाद सबसे पहले सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के अंदर से निकाला था। अब धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। ये रॉबरी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ब्लैंको ने करवाई थी, सिर्फ उस सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में मौजूद उस डॉक्यूमेंट के लिए जिसे रॉबर्ट्स ने चुरा कर मैनुअल को दे दिए और डॉक्यूमेंट लेकर वो बाहर आ गया। लेकिन रॉबर्ट्स को भी नहीं पता था कि ब्लैंको ने उनके साथ गद्दारी की, क्योंकि उसने उन्हें बैंक की बिल्डिंग का नकली ब्लूप्रिंट दिलवाया। कर्नल टेगेरो, बैंक रॉबरी, सब कुछ डिस्ट्रैक्शन था। यहाँ तक कि शायद रॉबर्ट्स भी नहीं जानते कि वो ब्लैंको के लिए काम कर रहे हैं। व्हाट ए मास्टरमाइंड। वही पूरी रात चली जांच के बाद जनरल पेजेरो भी अपने कंक्लूजन पर पहुंच गया था। उसके मुताबिक सिविल गार्ड के किसी भी मेंबर के इस रॉबरी में शामिल होने की पॉसिबिलिटी लगभग खत्म हो चुकी थी। उनके पास ना तो हथियारों की कमी थी और ना ही लोगों की, इसीलिए ये गैंग बाहर के अपराधियों का ही है। मतलब आखिरकार उसने पाको की बात मान ही ली। तब जनरल पेजेरो फैसला करता है कि रॉबर्ट्स को दोपहर 3 बजे तक अंतिम समय दिया जाएगा। अगर तब तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो मिलिट्री हमला शुरू कर देगी। उधर बैंक के अंदर भी तनाव बढ़ते जा रहा था। पूरी रात बंद रहने के बाद कई हॉस्टेजेस अपना सब्र खो देते हैं। कुछ लोग रोने लगे, जबकि कई जोर जोर से मदद के लिए गुहार लगाने लगे। हालांकि रॉबर्ट्स कुछ ही मिनटों में हालात को संभाल लेते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर बाहर जाती है, जहां एक भारी आर्म व्हीकल तेजी से बैंक की तरफ बढ़ रही थी। व्हीकल में मौजूद ऑफिसर लाउड स्पीकर के जरिए रॉबर्ट्स को आखिरी वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने तुरंत सरेंडर नहीं किया तो फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन रूबियो पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो तुरंत कई हॉस्टेजेस को बैंक की विंडो के सामने खड़ा कर देता है, ताकि मिलिट्री कोई भी हमला करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो जाए। साथ ही वो अपने साथियों को रूफ पर तैनात कर देता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि अब मिलिट्री के लिए अंदर घुसने का वही एक रास्ता बचा है। लेकिन रूबियो ने जनरल पजेरो के इरादों को कम आंका था। असल में आर्म व्हीकल को भेजने का मकसद सिर्फ रॉबर्ट्स पर मेंटली प्रेशर डालना था। रूबियो भी अब समझ चुका था कि सिर्फ इंतजार करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इसीलिए वो बैंक डायरेक्टर से मिलिट्री को फोन करवाता है। इस बार उसकी नई डिमांड पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। वो चाहता था कि उनके लिए बहुत सारी गाड़ी तैयार की जाए। उन गाड़ियों से वो सीधे एयरपोर्ट जाएंगे, लेकिन इस बार हॉस्टेजेस भी उनके साथ होंगे। और अगर मिलिट्री ने प्लेन पर हमला करने की कोशिश की तो रॉबर्ट्स के साथ साथ सभी हॉस्टेजेस भी मारे जाएंगे। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने की वजह से जनरल पेजेरो अकेले कोई फैसला नहीं ले सकता। तब वो तुरंत प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में बताता है। इसी बीच स्पेशल फोर्स की एक टीम चुपचाप बैंक के रूफ पर पहुंचकर अपनी पोजीशन लेना शुरू करती है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर भी हालात की गंभीरता को समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने एहतियात के तौर पर अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार कर लिया था। उन्हें पता था कि अगर ऑपरेशन के दौरान हॉस्टेज मारे गए तो इसकी पूरी राजनीतिक जिम्मेदारी उन्हें ही लेनी होगी। उधर बैंक के अंदर रूबियो भी समझ गया था कि मिलिट्री ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। शायद वो पहले से ही इसके लिए तैयार था, इसीलिए बिना समय गवाए वो बैंक डायरेक्टर को अपने साथ लेकर विंडो की तरफ बढ़ने लगा, ताकि बाहर मौजूद सिक्योरिटी फोर्स को अपनी अगली चाल दिखा सके। वहाँ मौजूद सभी रॉबर्स हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करने वाला है, लेकिन गैंग में उसकी बात सबसे ज्यादा मानी जाती थी, इसीलिए कोई भी उसके फैसले पर सवाल नहीं उठाता। यही से हम रूबियो का पास देखते हैं। जब रूबियो छोटा था तभी से उसे चोरी और रॉबरी करने का जुनून था। एक दिन वो अपने एक साथी के साथ मिलकर ज्वेलरी स्टोर लूटता है और वहाँ से कीमती सामान लेकर फरार हो जाता है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि पुलिस जल्द ही उसका पता लगा लेती है। उस ऑपरेशन को लीड करने वाला ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि बर्नांडो था। यही वजह है कि रिपोर्टर बनने के बाद भी आज भी पुलिस डिपार्टमेंट में सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। गिरफ्तारी के दौरान रूबियो की जमकर पिटाई हुई, लेकिन उस समय वो नाबालिग था, इसीलिए उसे जेल भेजने की बजाय एक रिफॉर्म स्कूल में भेज
दिया गया। वहाँ उसे बहुत मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। इसी दौरान रूबियो और उसके 2 साथी आगे चलकर गोल्डन कंपनी नाम की एक सीक्रेट यूनिट का हिस्सा बन गए। ये यूनिट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अंडर जनरल ब्लैंको के लिए काम करती थी। वही ब्लैंको जो आज इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है और उसने ही ये रॉबरी करवाई है। लेकिन उनका असली काम देश की सुरक्षा नहीं थी। उन्हें चोरी, किडनैपिंग और दूसरे सीक्रेट ऑपरेशन जैसे गैर कानूनी काम दिए जाते थे। कुछ समय बाद जनरल ब्लैंको पर प्राइम मिनिस्टर के मर्डर की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा था। तब अपनी सेफ्टी के लिए ब्लैंको इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अंदर चल रहे सभी सीक्रेट नेटवर्क को खत्म कर देता है, जिससे रूबियो और उसके साथी बेरोजगार हो गए। लेकिन वो अपराध की दुनिया के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने फिर से रॉबरी करना शुरू कर दिया। लेकिन आखिरकार एक दिन पुलिस ने उन्हें दोबारा पकड़ लिया। इस बार जेल में रूबियो की मुलाकात मैनुअल से हुई। दोनों एक ही सेल में रहते थे और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। मतलब यही से रॉबरी की प्लानिंग शुरू हुई थी। लेकिन रूबियो ने कभी नहीं सोचा था कि मैनुअल उसके साथ धोखा करेगा, क्योंकि बैंक का जो ब्लूप्रिंट उसने रूबियो को दिया था वो नकली निकला और उसी वजह से पूरा गैंग बैंक के अंदर फंस गया। अब प्रेजेंट टाइम में रूबियो बैंक डायरेक्टर को लेकर बाहर की सिचुएशन देखने गया। बाहर मौजूद दर्जनों पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी गन उनकी तरफ तान रखी थी, लेकिन हॉस्टेज की वजह से कोई भी गोली चलाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ देर हालात देखने के बाद रूबियो सेफली बैंक के अंदर वापस लौट आया। ये देखकर जनरल पेजेरो को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि रूबियो खुलेआम मिलिट्री की अथॉरिटी को चुनौती दे रहा है। इसीलिए वो रूफ पर मौजूद स्पेशल फोर्स को हर समय अटैक के लिए तैयार रहने का ऑर्डर देता है। बैंक के अंदर आने के बाद रूबियो एक नया प्लान बनाता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि अभी तक किसी ने भी रॉबर्स के असली चेहरे नहीं देखे। इसीलिए वो फैसला करता है कि सभी लोग अपने कपड़े बदल लेंगे और हॉस्टेजेस के बीच मिलकर बैंक से बाहर निकलेंगे। हालांकि रूबियो के मन में अभी भी इंटेलिजेंस डायरेक्टर ब्लैंको से थोड़ी उम्मीद बाकी थी। उसे लग रहा था कि शायद ब्लैंको किसी तरह उन्हें इस मुसीबत से निकाल लेगा। लेकिन गैंग का नंबर 2 उसकी बात से सहमत नहीं होता। उसका मानना था कि अगर आज सभी रॉबर्स यही मारे गए तो सबसे ज्यादा फायदा ब्लैंको का ही होगा। मैनुअल के जरिए दिया गया फेक ब्लूप्रिंट भी शायद उसी की चाल थी। ये बात रूबियो को भी ठीक लगी। इसीलिए वो एक और फैसला करता है, बैंक का पूरा कैश एक जगह रखने की बजाय अलग अलग कोनों में छुपा दिया जाए, ताकि अगर आज वो बचकर निकल गए तो फ्यूचर में मौका मिलने पर वापस आकर पैसा निकाल लेंगे। उधर कमिश्नर पाको भी लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था। पूरी रात वो रूबियो की गर्लफ्रेंड पर नजर रखे हुए था। सुबह जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकली, पाको और उसकी टीम तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। उसके हैंडबैग की तलाशी लेने पर पुलिस को एक पिस्तौल मिली, साथ ही वही डॉक्यूमेंट्स मिले जिन्हें रॉबर्ट्स ने पहले फोन बूथ में छोड़ा था। पूछताछ के दौरान कार्मेन बताती है कि ये बैग उसका नहीं बल्कि उसकी एक दोस्त का है। वो सिर्फ उसकी मदद करने के लिए बैग फेंकने जा रही थी और उसे बाकी कुछ नहीं पता। इसके बाद पाको उसके घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसे बैंक रॉबरी से जुड़ा कोई भी सीधा सबूत नहीं मिलता। लेकिन वहाँ कई अनार्किस्ट मतलब समाजवाद की बुक मिलती है। समाजवाद का मतलब होता है कोई सरकार या अथॉरिटी ना होना। अब इतना काफी था कैरमेन को हिरासत में लेने के लिए। दूसरी तरफ न्यूज़पेपर ऑफिस में इजाबेल और मेडेर पुराने न्यूज़पेपर खंगाल रहे थे। 1970 के दशक की खबर पढ़ते पढ़ते उन्हें एक बहुत डाउटफुल बैंक रॉबरी का रिकॉर्ड मिला। इसके अलावा 1975 में स्पेनिश काउंसिलर पर हुए एक बॉम्ब ब्लास्ट की खबर भी सामने आई। इन सभी घटनाओं को जोड़ने के बाद इजाबेल को शक होता है कि इन सब के पीछे शायद वही इंसान था जो आज की बैंक रॉबरी का लीडर है। धीरे धीरे सारी कड़ियां जुड़ने लगी। मेडेर को पता चला कि गैंग लीडर का असली नाम रूबियो है। उस समय उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीना थी। दोनों की सोच एक जैसी थी और दोनों कई उग्रवादी एक्टिविटीज में साथ काम करते थे। स्पेनिश काउंसिलेट पर हुआ बम ब्लास्ट भी उन्हीं की प्लानिंग का हिस्सा था। 1976 में भागते समय दोनों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उस समय गवर्नमेंट को उनके पुराने क्राइम्स की पूरी जानकारी नहीं मिली। इस वजह से उन्हें टेररिस्ट नहीं बल्कि अनार्किस्ट पॉलिटिशियन प्रिजनर माना गया। 1977 में गवर्नमेंट के जरिए दी गई माफी के बाद दोनों जेल से बाहर आ गए। रिहा होते ही रूबियो ने अपने पुराने साथियों को दोबारा इकट्ठा किया और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से रॉबरी शुरू की। गैंग के सभी मेंबर एक दूसरे को सिर्फ नंबर से बुलाते थे। हर ऑपरेशन इतनी सफाई से किया जाता कि पुलिस के हाथ कोई सबूत ही नहीं लगता। कई बार गिरफ्तार होने के बावजूद सबूतों की कमी होने के कारण उन्हें हर बार छोड़ दिया जाता। इसी दौरान एक सेलिब्रेशन पार्टी में रूबियो की मुलाकात कार्मेन से हुई। उस समय उसकी वाइफ क्रिस्टीना प्रेग्नेंट थी, लेकिन इसके बावजूद रूबियो धीरे धीरे कार्मेन के करीब आ गया।
प्रेजेंट टाइम में अब मेडेर को पूरा यकीन हो चुका था कि बैंक रॉबरी का लीडर असलियत में रूबियो ही है। वो तुरंत कमिश्नर पाको को फोन करती है और अपनी पूरी थ्योरी बताकर कंफर्मेशन मांगती है, लेकिन पाको उससे सिर्फ इतना कहता है कि स्पेशल फोर्स किसी भी समय बैंक के अंदर घुसने की तैयारी कर रही है। ये सुनते ही मेडेर और इजाबेल बिना समय गवाए सीधा बैंक की तरफ निकल पड़े। उधर कुछ देर बाद बैंक के अंदर अचानक गन शॉट की आवाज सुनाई दी। जनरल पेजेरो को लगा कि शायद अंदर रॉबर्ट्स और हॉस्टेजेस के बीच लड़ाई हो गई। इसी वजह से वो सभी स्पेशल फोर्स को तुरंत अटैक पोजीशन लेने का ऑर्डर देता है, लेकिन असलियत कुछ और थी। रूबियो ने जानबूझकर हवा में गोलियां चलाई। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि पुलिस का ध्यान भटकाया जाए। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर सभी रॉबर्ट्स जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदलते हैं। उनका प्लान था कि जैसे ही स्पेशल फोर्स अंदर आएगी और हॉस्टेजेस को बाहर निकालेगी, वो भी उन्हीं के साथ आराम से निकल जाएंगे। लेकिन उनका प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाता। स्पेशल फोर्स सीधे रूफ पर हमला बोल देती है। रूफ पर तैनात दो रॉबर्ट्स को हुड पहनने तक का मौका नहीं मिलता। उन्हें बचाने के लिए गैंग का नंबर 2 एक हॉस्टेज को पकड़कर रूफ पर ले जाता है ताकि सोल्जर्स गोलियां न चला सके, लेकिन हालात उल्टे पड़ गए। स्पेशल फोर्स की गोली सीधा उसके सिर में लगी और वो वही ढेर हो गया। ये देखकर रूफ पर मौजूद दोनों रॉबर्ट्स डर गए और तुरंत ही अपने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया। सामने वाली बिल्डिंग की रूफ पर छुपा फोटोग्राफर बर्नांडो अपने कैमरा में ये पूरा सीन कैद कर लेता है। उधर बैंक के अंदर रूबियो अपनी आखिरी चाल चलता है। उसके इशारे पर सभी हॉस्टेजेस एक साथ मेन डोर की तरफ दौड़ने लगे और अचानक सड़कों पर लोग एक साथ बाहर निकलने लगे और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसी भीड़ में रूबियो भी एक आम हॉस्टेज की तरह छुपकर बाहर निकल गया, लेकिन बाहर पुलिस पहले से तैयार थी। उन्होंने सभी लोगों को जमीन पर लेटने के ऑर्डर दिए। इसके बाद कमिश्नर पाको एक एक आदमी को ध्यान से देखता है ताकि रॉबर्ट्स की पहचान की जा सके। हालांकि उसने कभी भी रॉबर्ट्स को देखा नहीं था, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल कमाल की थी। रॉबर्ट्स के सिर्फ हाव भाव और चलने के अंदाज से वो उनमें से कई रॉबर्ट्स को पहचान लेता है। ये रूबियो के लिए सबसे मुश्किल टाइम था, लेकिन किस्मत इस बार उसका साथ देती है। उसने चश्मा पहन रखा था, जिस वजह से पाको उसे पहचान नहीं पाता। आखिरकार उसे भी बाकी हॉस्टेजेस के साथ एक बस में बैठा दिया गया। हालांकि बस में बैठने से भी उसकी जीत नहीं हुई, क्योंकि पाको अच्छी तरह जानता था कि असली गैंग लीडर अभी तक उसके हाथ नहीं लगा और वो किसी भी कीमत पर उसे ढूंढ कर रहेगा। पाको को पूरा यकीन था कि असली गैंग लीडर अभी भी हॉस्टेजेस के बीच है, इसीलिए वो तुरंत एक फ्लैशलाइट लेकर बस के अंदर चढ़ गया और एक एक व्यक्ति का चेहरा ध्यान से देखने लगा। लेकिन काफी देर तक जांच करने के बाद भी उसे कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा। तभी अचानक उसे एक और बात याद आई कि हॉस्पिटल में मिले हॉस्टेजेस ने बताया था कि एक रॉबर ने क्यूबन हील वाले बूट पहन रखे थे। बस फिर क्या था, पाको तुरंत सभी लोगों के शूज चेक करने लगा। यही रूबियो से सबसे बड़ी गलती हो गई। उसने अपने कपड़े तो बदल लिए थे, लेकिन जल्दबाजी में शूज बदलना भूल गया था। यही छोटी सी चूक उसकी गिरफ्तारी की वजह बन गई और इस तरह सभी हॉस्टेजेस सेफली बचा लिए गए और कई घंटों तक चली ये बैंक रॉबरी आखिरकार पुलिस और आर्मी की जीत के साथ खत्म हो गई। फिर घटना खत्म होने के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। जनरल पेजेरो पूरे देश के सामने ऑफिशियली बयान देता है कि इस रॉबरी में सिविल गार्ड का कोई भी मेंबर शामिल नहीं था। सभी आरोपी प्रोफेशनल रॉबर थे। उनका मकसद सिर्फ पैसा लूटना था और इस घटना का किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट या 23 फरवरी तख्ता पलट से कोई संबंध नहीं था। ये बयान सुनते ही मीडिया में हलचल मच गई, क्योंकि अब तक लगभग सभी लोगों को यही लग रहा था कि रॉबर्स किसी मिलिट्री ग्रुप से जुड़े हुए हैं और पूरी घटना का संबंध तख्ता पलट वाले इवेंट से है। उधर न्यूज़पेपर ऑफिस में मेडेर की इन्वेस्टिगेशन की काफी तारीफ होती है। उसकी मेहनत की वजह से न्यूज़पेपर को बड़ी पहचान मिली। फोटोग्राफर बर्नांडो को भी इजाबेल की तरफ से बहुत तारीफ मिली, लेकिन दूसरी तरफ असली कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। कमिश्नर पाको अब रूबिन से अकेले पूछताछ कर रहा था। रूबियो समझ चुका था कि अब उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा, इसीलिए वो पूरी सच्चाई बताने का फैसला करता है। जेल में मैनुअल से मिलने के बाद मैनुअल ने ही उसकी मुलाकात इंटेलिजेंस डायरेक्टर ब्लैंको से करवाई थी। असल में ब्लैंको सेंट्रल बैंक के सेफ डिपॉजिट बॉक्स नंबर 156 में रखा एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट हासिल करना चाहता था, लेकिन वो उसे कानूनी तरीके से नहीं ले सकता था। इसीलिए उसने पूरे बैंक रॉबरी का प्लान बनाया और रूबियो के गैंग का इस्तेमाल किया। सौदा ये था कि डॉक्यूमेंट ब्लैंको का होगा, जबकि बैंक में रखा लगभग 800 मिलियन का कैश रूबियो और उसके साथियों का होगा। पूरी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन सब कुछ तब बिगड़ गया जब उन्हें पता चला कि ब्लैंको के जरिए दिया गया बिल्डिंग ब्लूप्रिंट
ब्लूप्रिंट नकली था। उसी वजह से सीवर वाला रास्ता कभी बन ही नहीं पाया। रूबियो समझ चुका था कि अगर वो और उसका साथी नंबर 2 बच भी जाते तो स्पेशल फोर्स उन्हें मार देती, क्योंकि इस पूरी साजिश को सिर्फ वही दोनों जानते थे। यही वजह थी कि रूफ पर ऑपरेशन के दौरान सिर्फ नंबर 2 की ही मौत हुई। उसी समय मिलिट्री के कुछ अधिकारी पूछताछ वाले कमरे में आए। वो पाको से कहते हैं कि अब उसका काम खत्म हो चुका है और आगे की पूछताछ मिलिट्री संभालेगी। मजबूर होकर पाको वहां से निकल गया। कुछ समय बाद पाको थोड़ा रिलैक्स होने के लिए स्नूकर खेलने गया। तभी टीवी पर प्राइम मिनिस्टर का भाषण शुरू होता है। प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के सामने दावा करता है कि रूबियो का गैंग कुछ खतरनाक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के बहकावे में आ गया था। उसके मुताबिक इस पूरी घटना के पीछे कुछ अनजान लोग थे जिन्होंने रॉबर्ट्स का इस्तेमाल अपने किसी बड़े मकसद के लिए किया था। मतलब उसने भी ब्लैंको का नाम नहीं लिया। ये सुनकर पाको पूरी तरह निराश हो गया। उसे साफ समझ में आ गया कि गवर्नमेंट एक बार फिर असली सच्चाई छुपा रही है। उधर न्यूज़पेपर ऑफिस में एडिटर इन चीफ इजाबिल भी बहुत नाराज हुई। काफी सोचने के बाद वो मेडर से कहती है कि अब इस सेंट्रल बैंक रॉबरी का पीछा छोड़ देना चाहिए और किसी दूसरे केस पर काम शुरू करना चाहिए। लेकिन मेडर इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो उन लोगों का पर्दाफाश करना चाहती थी जो पर्दे के पीछे बैठकर पूरी साजिश चला रहे थे। इसीलिए वो बर्नांडो के साथ सीधा पाको से मिलने निकल गई। कुछ ही देर बाद वो दोनों पाको से मिलते हैं। वही पाको उन्हें सारी बातें बता देता है जो अब तक उसने इन्वेस्टिगेशन से पता लगाई थी। उसका कहना था कि उस समय गवर्नमेंट के अंदर बहुत करप्शन है, इसीलिए आगे बढ़ने से पहले हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। उधर पूछताछ के दौरान ब्लैंको खुद रूबियो से मिलने पहुंचा। वो कहता है कि बैंक का ब्लूप्रिंट असली था, लेकिन शायद इतने सालों में बिल्डिंग की मरम्मत के दौरान वहां पत्थर की दीवार बना दी गई। इसके बाद ब्लैंको अपनी असली बात सामने रखता है। वो चाहता था कि कोर्ट में रूबियो उसके मतलब ब्लैंको के लिए अच्छी बातें बोले। अगर रूबियो ऐसा करेगा तो उसे डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी, बल्कि कुछ साल जेल में रहने के बाद उसे रिहा भी कराया जा सकता है। इतना ही नहीं, ब्लैंको रूबियो की पत्नी और उसके होने वाले बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाने का वादा करता है। असल में ये कोई मदद नहीं बल्कि एक सीधी धमकी थी कि अगर रूबियो ने उसकी बात नहीं मानी तो उसका परिवार भी नहीं बचेगा। ऐसे हालात में रूबियो के पास ब्लैंको की शर्तें मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। उधर पाको भी चुपचाप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। उसे एक और अहम सुराग मिला था। उसे याद आता है कि शुरुआत में आर्मी ऑफिसर ने रूबियो की वॉइस सुनकर उसे कैप्टन वेलेंटे समझ लिया था, लेकिन असली वेलेंटे तो कई साल पहले ही गायब हो चुका था। आगे जांच करने पर पाको को पता चला कि वेलेंटे पार्लियामेंट के कुछ बहुत ही खुफिया डॉक्यूमेंट लेकर गायब हुआ था। उसे शक होता है कि वही डॉक्यूमेंट सेंट्रल बैंक के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में रखे गए होंगे और रूबियो ने उसी फाइल को वहां से निकाला था। इसी बीच मेडर जब अपने घर लौटी तो वहां ब्लैंको पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसका मकसद बिल्कुल साफ था। वो चाहता था कि मेडर इस पूरे मामले की सच्चाई कभी पब्लिश न करे, लेकिन मेडर उसके दबाव में आने से साफ मना कर देती है और इन्वेस्टिगेशन जारी रखने का फैसला करती है। दूसरी तरफ पाको एक नई थ्योरी सामने रखता है। उसके मुताबिक बस रूबियो ही उस फाइल का राज नहीं जानता था, मैनुअल भी पूरी सच्चाई जानता होगा, क्योंकि उसी ने वो डॉक्यूमेंट ब्लैंको तक पहुंचाया था। यही सोचकर पाको और मेडर तुरंत मैनुअल से मिलने उसके बार में गए। शुरुआत में मैनुअल कुछ भी बताने से मना करता है, लेकिन तब पाको उसे अपने तरीके से समझाता है। तब उसने सच बताया। उसके मुताबिक उस फाइल का सीधा संबंध 23 फरवरी के तख्ता पलट के इवेंट से था। उसमें उन सभी लोगों की लिस्ट मौजूद थी जिन्हें मिलिट्री अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए चुनना चाहती थी। मतलब उस लिस्ट में तख्ता पलट के असली फॉलोवर और मास्टरमाइंड के नाम लिखे थे। अगर ये लिस्ट गवर्नमेंट के हाथ लग जाती तो पूरे तख्ता पलट की असली साजिश दुनिया के सामने आ जाती। मैनुअल ये भी बताता है कि ब्लैंको को इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनाए जाने की सबसे बड़ी वजह भी वही सीक्रेट लिस्ट थी। सारी जानकारी मिलने के बाद पाको और मेडर वहां से निकलने लगे, लेकिन जैसे ही दोनों अपनी कार के पास पहुंचे अचानक उसमें जोरदार ब्लास्ट हो गया। ये हमला किसी को मारने के लिए नहीं, ये एक वार्निंग थी कि आज बस कार उड़ाई गई। अगर इन्वेस्टिगेशन जारी रही तो अगली बार निशाना वो दोनों होंगे। तब आखिरकार लगातार मिल रही धमकियों और राजनीतिक दबाव के आगे पाको और मेडर दोनों को पीछे हटना पड़ा। उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कभी पब्लिक नहीं हो पाई। फिर कई साल बाद इस बैंक रॉबरी केस का आखिरी फैसला सुनाया गया। कोर्ट रूबियो को इस पूरी रॉबरी का मास्टरमाइंड बताते हुए उसे 38 साल जेल की सजा सुनाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। करीब 8 साल बाद रूबियो जेल से फरार हो गया और आजाद होते ही उसने फिर से उसी सेंट्रल बैंक में चोरी की, क्योंकि उसने वहां सालों पहले चोरी का पैसा अलग अलग जगह छिपाया था। उधर ब्लैंको कई सालों तक इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बना रहा, लेकिन बाद में उसका पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट्स, बिजनेसमैन और जर्नलिस्ट की इलीगल वायर टेम्परिंग करने का बड़ा स्कैंडल सामने आता है। तब आखिरकार बढ़ते दबाव के चलते
चलते 1995 में उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और यहीं पर ये कहानी भी खत्म हुई। ये फिल्म एक असली घटना पर आधारित है और उस दौर के स्पेन की राजनीति, सत्ता के खेल और पर्दे के पीछे चल रही साजिश को दिखाने की कोशिश करती है। कहानी सिर्फ एक बैंक रॉबरी की नहीं बल्कि उस सड़े हुए सिस्टम की है जहां कई बार सच्चाई सामने आने के बावजूद हमेशा के लिए दफन कर दी जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।